हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्स क्लासेस। स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। तो कैसे आप सभी? आई होप आप शानदार होंगे और आपकी तैयारी शानदार चल रही होगी। आज से एक हम नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। यह टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सभी एग्जामों के लिए भूगोल की प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है और स्टार्ट करेंगे 2001 से लेकर के 2019 तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम 2001 और 2000 उसके बाद जो 2002 में हुआ था, दो सेट आज कवर करने वाले हैं। इसके बाद दो लंबा वीडियो आएगा जिसमें कि सारे दो दो वीडियो में आपको पूरा कवर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। और आपसे उससे पहले रिक्वेस्ट है कि आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण सेशन में पूरी व्याख्या की जाएगी क्योंकि इसका जो है सब कुछ इसमें दे दिया गया है, तो आप इसको हाइड करके भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे आसान क्वेश्चन की। किस तिथि को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 1 जून, 22 अप्रैल, 7 मई या फिर 5 जून को? तो ये आसान क्वेश्चन है और यह मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन 1972 ईस्वी में किया गया था। इसी सम्मेलन के बाद प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा। अब आपसे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पर्यावरण दिवस मनाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो यह हुई थी स्टॉकहोम सम्मेलन से। कहाँ से हुई थी? स्टॉकहोम सम्मेलन में जो सम्मेलन हुआ था विश्व शिखर सम्मेलन का, वहाँ से हुआ था। इसकी मनाने की शुरुआत 1972 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा जलमरुमध्य काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है? बेरिंग जलमरुमध्य, बेसफोरस जलमरुमध्य, मलक्का जलमरुमध्य या फिर पाक जलमरुमध्य? तो कौन सा जोड़ता है? ये जोड़ता है बासफोरस जलमरुमध्य। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आइए देखते हैं। बेसफोरस या फिर इसको बासफोरस भी बोलते हैं, जलसंधि काला सागर और मरमरा सागर जो है बेरिंग जलमरुमध्य। बेसफोरस कहाँ से है? काला सागर और मरमरा सागर। अब आता है बेरिंग जलमरुमध्य। जो बेरिंग है, बेरिंग सागर और चुक्सी सागर के बीच में। ठीक है, आपसे पिछली बार ये पूछा था और अब जो है ये पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है। ठीक है, बेरिंग कहाँ पे है? बेरिंग सागर और चुक्सी सागर। मलक्का जलमरुमध्य अंडमान सागर और चीन सागर के मध्य में है। पाक जलमरुमध्य मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी के मध्य में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्न में से कौन नकदी फसल नहीं है? कपास, जूट, चाय या फिर आलू? तो क्या है? चाय जो है नकदी फसल नहीं है। नकदी फसल उन फसलों को कहा जाता है जिन्हें उत्पादन के पश्चात प्रत्यक्ष बाजार में बेचा जा सके। अतः कपास, जूट एवं आलू को प्रत्यक्ष ही बाजार में बेच सकते हैं, जबकि चाय को परिमार्जित करने के पश्चात बाजार में बेचा जाता है। यानी कि जो देखिए कपास है, जूट आलू है, तत्काल इसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं, लेकिन चाय को आप तत्काल मार्केट में सेल नहीं कर सकते। इसी वजह से यह नकदी फसल नहीं है, ये ध्यान रखना है। नर्मदा परियोजना विवाद कौन सा राज्य संबंधित नहीं है? मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान सभी संबंधित हैं। तो कौन सा नहीं है? यानी कि ये सभी संबंधित हैं, चारों संबंधित हैं। नर्मदा परियोजना बृहत्तम परियोजना में से एक है। नर्मदा नदी 87% मध्य प्रदेश, 11% गुजरात एवं 2% महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, जिसके अंतर्गत सरदार सरोवर बांध गुजरात में तथा नर्मदा सागर बांध मध्य प्रदेश में है, तथा गुजरात, पश्चिम राजस्थान नहर लिंक के अंतर्गत नर्मदा पर नवा गांव के पास एक टर्मिनल स्टोरेज डैम बनाया जाएगा। वह परियोजना पर्यावरण के कारण विवादित है ताकि राज्यों के अतः इसका संबंध सभी राज्यों से, यानी कि सभी का जो संबंध है इन सभी राज्यों से है। नियाग्रा जलप्रपात किस देश में है? जापान, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका या फिर उपयुक्त में से कहीं नहीं? तो ये कहाँ पे है? ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में स्थित है। यानी कि ऑप्शन में जो दिया हुआ इनमें से किसी भी देश में स्थित नहीं है। अमेरिका में दूरी एवं उटारी झीलों के मध्य वेलैंड नहर पर स्थित है, तो ये भी आपको याद रखना है। वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों को आर्द्रता ग्राही कण कहते हैं क्योंकि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं। ये जल का अवशोषण करते हैं। इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने से संघनन की प्रक्रिया होती है। उपरोक्त सभी सही हैं। तो सही कौन सा है ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सभी सही हो जाएंगे। यानी कि ये अच्छे संघनन केंद्र होते हैं, ये जल का अवशोषण करते हैं, इनके इर्द गिर्द हवा के ठंडी होने के संघनन की प्रक्रिया होती है। यानी कि सभी के सभी ऑप्शन क्या हैं? सही हैं। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 सही है।
अगला क्वेश्चन लेते हैं। मार्को पोलो की यात्रा का मार्ग क्या था? वेनिस, रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, मलाया। वेनिस, रूस, भारत, मलाया, चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया। वेनिस, एशिया, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मलाया, या फिर चीन, मंगोलिया, मध्य एशिया। तो क्या था? पहले वेनिस था, फिर रूस, मध्य एशिया, मंगोलिया, फिर मलाया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आइए देखते हैं। 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने वेनिस, रूस, मध्य एशिया, पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया की लंबी यात्रा की। उसने इन देशों से संबंधित भौगोलिक एवं सामाजिक तथ्यों का वर्णन अपने यात्रा ग्रंथों ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो में किया है। तो कभी भी पूछ लिया आपसे कि मार्को पोलो की यात्रा ग्रंथ क्या है, तो ट्रेवल ऑफ मार्को पोलो, ये आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नया संसार नामक पुस्तक किस भूगोलवेत्ता द्वारा लिखी गई थी? ईसा बोमेन, मार्टोनी डी टेलर, या फिर हटिंगटन। तो किसके द्वारा लिखी गई थी? यह लिखी गई है ईसा बोमेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। आइए कुछ और देखते हैं पुस्तकें। ईसा बोमेन, नया विश्व, राजनीतिक भूगोल में समस्याएं, ये इनकी पुस्तक है। डी मार्टोनी, मध्य यूरोप। हटिंगटन, द पल्स ऑफ एशिया। और टेलर, प्रजातीय भूगोल। ये सभी चार ही पुस्तकें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए, टीजीटी, पीजीटी, अल्टीग्रेड सभी एग्जाम के लिए। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पश्चिमी यूरोपीय प्रदेशों में मुख्यतः चलती हैं पछुआ हवा, व्यापारिक हवा, मानसून हवा, या फिर जल और स्थल समीर। तो क्या चलती हैं? यह चलती हैं पछुआ हवा। ए ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास 40 से 65 अक्षांशों के बीच पाया जाता है। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व होती है। इन्हीं हवाओं के प्रभाव से यूरोप के उच्च अक्षांशीय बंदरगाह सालों भर खुले रहते हैं। ये आपको याद रखना, ये भी जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है उसको भी आपको याद रखना है। दिल्ली के लाल किले में किस चट्टान का प्रयोग किया गया है? संगमरमर, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, या फिर ग्रीट का। तो दिल्ली के जो लाल किला है उसमें संगमरमर का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और दिल्ली के किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था, क्योंकि संगमरमर से बनवाया गया, जबकि आगरा का किला अकबर ने लाल बलुआ पत्थर से बनवाया था। यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं। जो आगरा का ताजमहल है, सॉरी, जो दिल्ली का लाल किला है उसमें संगमरमर का जो यूज किया गया है, जबकि जो आगरा का किला है उसको बनवाया था अकबर ने, और इसमें लाल बलुआ पत्थर का यूज किया गया है। तो इस तरह से ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, इसका उद्गम स्थल है गंगोत्री, गढ़वाल हिमानी, कैलाश हिमानी, या फिर सियाचिन हिमानी। तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है और इसका उद्गम स्थल कैलाश हिमानी है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी के उत्तरी भाग में कैलाश चोटी की दूसरी ओर 5000 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। स्रोत, यानी कि ये कहाँ से बताया गया है? ये भारत का बृहद भूगोल सुरेश चंद्र बंसल की बुक से। कौन सी गुफा महाराष्ट्र में नहीं है? अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा, अमरनाथ की गुफा, एलिफेंटा की गुफा। तो अजंता, एलोरा और एलिफेंटा ये तीनों के तीनों कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। लेकिन अमरनाथ की जो गुफा है यह महाराष्ट्र में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। दक्षिणी पश्चिमी एशिया का प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है ईरान, कुवैत, सऊदी अरब, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया का जो प्रतिनिधि तेल उत्पादक देश है वो क्या है? सऊदी अरब है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। वर्तमान समय में सऊदी अरब एशिया का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडारक एवं उत्पादक देश है, जबकि अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं निर्यातक देश है। यह 2001 की बात हो रही है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि वर्तमान में सबसे ज़्यादा तेल निर्यातक कौन है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि यह 2001 की बात है, आज से लगभग 20 साल पहले की बात है। आपको करंट का बताना है। यह उस टाइम करंट का एक क्वेश्चन था। मिस्र की नील नदी विश्व की सबसे क्या चौड़ी नदी है, लंबी है, गहरी है, या फिर छोटी है? तो जो मिस्र की नील नदी है विश्व की सबसे बड़ी क्या है? लंबी नदी है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नील नदी विश्व में सबसे लंबी यानी कि 6690 किलोमीटर है। इसमें इसके पश्चात अमेजन है। विश्व की सबसे विशाल नदी अमेजन है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? निर्माण धनात्मक संचरण, ऋणात्मक संचरण, आकस्मिक संचरण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या है? यह है निर्माण धनात्मक संचरण। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसार की सबसे गहरी खान 4 किमी किस देश में है? संयुक्त राज्य अमेरिका,
भारत, ब्राज़ील या फिर दक्षिण अफ्रीका में? तो भारत की कोलार यानी कि स्वर्ण खान गहराई 3 किलोमीटर है, बाकी इसमें कोई नहीं है। इस तरह से इसका जो ऑप्शन था इसमें कोई सही नहीं था। समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दबाव कितना होता है? 1014.23 मिलीबार, 1013.23 मिलीबार। तो क्या है, कितना है? यह है 1013.23 मिलीबार। ऑप्शन नंबर 2 सही है। समुद्र तल एवं 45 डिग्री अक्षांश पर वायुदाब 76 सेंटीमीटर पाया गया। पारा या 1013.25 मिलीबार होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब कम होता जाता है। 300 मीटर की ऊंचाई पर वायुदाब लगभग 34 मिली बार कम हो जाता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। दो समांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं कंदरा, यू आकार की घाटी, वी आकार की घाटी या फिर भ्रंश घाटी। तो जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच का चट्टानी भाग नीचे की ओर धंस जाता है उसे रिफ्ट घाटी या ग्रेवन कहते हैं। जबकि यदि बीच का भाग स्थिर एवं किनारे का भाग ऊपर उठ जाता है तो रैंप घाटी का निर्माण होता है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, कभी भी आपसे पूछ ले कि रैंप घाटी का उदाहरण कौन सा है, तो क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी। आपको याद रखना है। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 भ्रंश घाटी करेक्ट है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? भाखड़ा नागा सतलज नदी पर है, सलाल परियोजना बीज नदी पर है, दामोदर घाटी परियोजना गंगा पर नहीं बल्कि ये दामोदर नदी पर है, और हीराकुंड परियोजना महानदी पर है। 1, 2, 4 सही है, तीसरा वाला करेक्ट नहीं है और यही हमारा आंसर है। ठीक है। दामोदर जो घाटी परियोजना है वो दामोदर नदी पर झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसे पूर्व में बिहार व पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन अब नहीं कहा जाता है। ठीक है। मुख्य रूप से भारत में यूरेनियम पाया जाता है मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में या फिर झारखंड में। तो कहाँ पाया जाता है? यह पाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। भारत में यूरेनियम मुख्य रूप से जादूगोड़ा झारखंड में पाया जाता है, जबकि थोरियम केरल में पाया जाता है। निम्नलिखित तत्वों में किसका निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं किया जाता है? यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम या फिर पोलोनियम। तो प्लूटोनियम का निर्माण मनुष्य द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक रूप से नहीं किया जाता है। प्लूटोनियम कृत्रिम रेडियो सक्रिय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जाता है, जबकि अन्य सभी तत्व प्रकृति में अयस्क के रूप में पाई जाती हैं। पोलोनियम के सभी तत्वों में सर्वाधिक 27 समस्थानिक हैं। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे हुए भाग को क्या कहा जाता है? अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, ब्लॉक पर्वत या फिर खंड पर्वत। इसको बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। दो समांतर भ्रंशों के बीच उठे यानी दिखते हुए भाग को ब्लॉक या हॉस्ट कहते हैं। यदि ब्लॉक नहीं रहेगा तो हॉस्ट रहेगा, किंतु ये भू संचलन की दृष्टि से अलग अलग परिस्थितियों के परिणाम हैं, याद रखना आपको। खरीफ फसल की अवधि क्या है? जून से सितंबर, अप्रैल से जून, अक्टूबर दिसंबर या फिर जनवरी अप्रैल। तो खरीफ फसल की अवधि है जून से सितंबर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। देश में 3 कृषि ऋतुएं हैं विकल्पानुसार। जून से सितंबर खरीफ की है, अप्रैल से जून जायद की है और अक्टूबर से दिसंबर रबी की है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलती है मई से सितंबर तक, नवंबर से जनवरी तक, अक्टूबर से जनवरी तक या फिर उपयुक्त कभी नहीं। तो यह कब चलती है? यह चलती है उपयुक्त में से कभी नहीं, क्योंकि भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून 6 जून को केरल में मानसून विस्फोट के साथ प्रारंभ होता है। 1 सितंबर में लौटना प्रारंभ कर 30 अक्टूबर को भारत के केरल राज्य को भी छोड़ देता है। केरल राज्य में सर्वाधिक 5 महीने दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा होती है। भारत में कुल वर्षा का 74% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा होती है, अतः विकल्प 4 सही है। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। जब जहाज अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व पार करता है तो उसकी तारीख 1 दिन बढ़ जाती है, 1 दिन घट जाती है, आधा दिन बढ़ जाती है या फिर आधा दिन घट जाती है। तो क्या हो जाएगा? 1 दिन बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पश्चिम से पूर्व यानी कि एशिया से अमेरिका जाते समय 1 दिन घटा लिया जाता है, अर्थात पश्चिम से पूर्व जाते समय सोमवार को सोमवार ही कर दिया जाता है, अर्थात हमें 1 दिन का लाभ हो जाता है या 1 दिन बढ़ जाता है, अर्थात 2 सोमवार मिल जाते हैं। ठीक है। ये एक फैक्ट है। सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है? 28 सेंटीग्रेड,
2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 सेंटीग्रेड, 4000 सेंटीग्रेड या फिर 5000 सेंटीग्रेड। तो कितना होता है? ये होता है 5000 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। सूर्य की सतह अर्थात फोटोस्फीयर का तापमान 5700 डिग्री सेल्सियस या 6000 केल्विन माना जाता है, जबकि सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 से 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य होता है, अर्थात विकल्प 4 उपयुक्त है। याद रखना आपको, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, बताना है आपको कौन सा सही है। एक तरफ दिया गया है खान और एक तरफ दिया है किस चीज़ की वो खान है, ठीक है। तो खितड़ी खान किसके लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है तामा के लिए। निवेली, निवेली किससे प्राप्त होता है? यहाँ प्राप्त होता है लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट कोयला। और जादूगोड़ा, जादूगोड़ा से प्राप्त होता है यूरेनियम, यहाँ पे लिखा हुआ है। और कुंद्रेमुख, कुंद्रेमुख से लौह अयस्क, ठीक है। तो सुमेलित करना था, कौन सुमेलित था? अ ब, यानी कि अ ब एक, अ का एक और ब का दो, अ का एक और ब का दो। ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा था? तो दो ऑप्शन करेक्ट था, ए का एक ब का दो। लेकिन आपको ये भी दोनों जान लेना है, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए और कुंद्रेमुख लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। नेवेली कहाँ पे है? नेवेली तमिलनाडु में है। अब आप कमेंट करना है खितड़ी कहाँ पर है और जादूगोड़ा कहाँ पर है। सील क्या है? कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समानांतर चादर, मुड़ी हुई चादर या फिर अवनमन। तो सील क्या है? सील है एक कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। जब लावा का जमाव चट्टानों की दो परतों के बीच होता है तो प्रायः सील का निर्माण होता है। यह चट्टानों की परतों के समांतर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चट्टानों की घुलनशीलता किस क्षेत्र में प्रमुख है? बालू प्रस्तर क्षेत्र में, चूना पत्थर क्षेत्र में, ज्वालामुखी क्षेत्र में या फिर जलोढ़ निर्मित क्षेत्र में। कहाँ, किसके लिए, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? यह चूना पत्थर क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। चूना पत्थर क्षेत्रों यूगोस्लाविया में कास्ट स्थलाकृति पाई जाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में जल में सर्वाधिक घुलनशील है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। जॉन स्ट्रोटा थ्योरी का प्रतिपादन किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था? टेलर, ब्लेचार्ट, हर्बर्टसन या फिर हार्टसन द्वारा। तो इसका प्रतिपादन किया गया था टेलर के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट है। किस जनगणना वर्ष में भारत में जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक हुई थी? 1901, 1911, 1921 या फिर 1951। ये हुई थी 1921 में। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 1921 में 251.32 मिलियन जनसंख्या थी, जो कि इससे पूर्व 1911 में 252.09 मिलियन थी, अर्थात 0.77 मिलियन की कमी हुई थी। इसे जननांकी विभाजक वर्ष भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को, 22 मार्च को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। यह होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। पेरिस नदी, पेरिस किस नदी किनारे अवस्थित है? ओटावा, सीन, टाइन या फिर उपयुक्त में से कहीं नहीं। तो यह स्थित है सीन नदी किनारे। पेरिस फ्रांस की राजधानी, नगर एवं फैशन नगरी है जो सीन नदी पर स्थित है। भारत के किस बंदरगाह द्वारा सबसे अधिक मात्रा में लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है? मद्रास और विशाखापत्तनम, कलकत्ता और मुंबई, बम्बई और मुर्मुगांव, विशाखापत्तनम और मुर्मुगांव। तो कहाँ पे है? विशाखापत्तनम और मुर्मुगांव। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत में मार्मागोवा एवं विशाखापत्तनम मुख्य लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह हैं। विशाखापत्तनम से मुख्य रूप से जापान को निर्यात किया जाता है। इसके अतिरिक्त न्यू मंगलोर से ईरान को लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। भारत के प्राकृतिक वनस्पति के संबंध में कौन सा कथन सही है? बताना है कौन सा कथन सही है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में सघन उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। औसत वर्षा वाले क्षेत्र में मानसूनी वन पाए जाते हैं। निम्न वर्षा वाले क्षेत्र में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं या फिर उपयुक्त सभी सही हैं। तो क्या है? सभी के सभी करेक्ट हैं। निम्नलिखित देश और राजधानी को में कौन सा युग्म गलत है? चेकोस्लोवाकिया, प्राग, डेनमार्क, कोपेनहेगन, इथियोपिया। ये क्या है? इथियोपिया है फिजी में। और कोरिया, कोरिया कहाँ पे है? चेकोस्लोवाकिया प्राग में है।
करेक्ट है। डेनमार्क कोपेनहेगन में है। इथियोपिया अदिस अबाबा, ठीक है, इथियोपिया अदिस अबाबा की राजधानी है। यानी कि क्या है, ऑप्शन नंबर 3 गलत था, ठीक है। इथियोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा है। संसार की छत कहा जाता है हिमालय पर्वत को, राकी पर्वत को, मैक्सिको पठार को या फिर पामीर पठार को। तो ये फेमस क्वेश्चन है। संसार की छत पामीर पठार को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। क्यों बोलते हैं, यह विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पठार होने के कारण पामीर की गांठ या पामीर के पठार को विश्व की छत कहा जाता है। यह पठार 4500 मीटर से अधिक ऊंचाई पर है। कैस्पियन सागर या झील अवस्थित है पूर्णतः यूरोप महाद्वीप में, पूर्णतः एशिया महाद्वीप में, कुछ अफ्रीका में और कुछ एशिया में, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में। तो कहाँ पे है, कुछ यूरोप में और कुछ एशिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध का ग्रीष्म अयनांत कब होता है, 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। तो यह होता है कब, यह होता है 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है, आइसो हाइट वर्षा, आइसो बार्स दबाव, आइसो थर्मस तापमान या फिर आइसो हेल्स आर्द्रता। तो गलत बताना था, गलत कौन सा है, चौथा गलत है। आइसो हेल लाइन समान सूर्य के प्रकाश वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की उपज के लिए कौन सा मृदा सबसे अच्छी होती है, बलुई मृदा, चिकनी मृदा, दोमट मृदा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी है, दोमट मृदा सबसे उपयुक्त है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। दोमट मिट्टी जिसमें मृत्तिका, बालू एवं गाद तीनों का मिश्रण होता है, पौधों की उपज के लिए सबसे अच्छी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोमट मिट्टी उसे कहते हैं जिसमें मृत्तिका का अनुपात अधिक तथा बालू के कण कम होते हैं। बालू के कणों का अनुपात अधिक और मृत्तिका व मात्रा कम होती है। मृत्तिका, बालू और गाद का अनुपात बराबर होता है, उसी को बोलते हैं दोमट मिट्टी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए यह रहा 2001 का पूरा विश्लेषण, और ये 2001 टीजीटी का पेपर है, सॉरी 2001 मैंने 21 लिख दिया है। और यह उम्मीद हम करते हैं कि आपको यह सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा। यह सेशन टीजीटी, एलटी ग्रेड और पीजीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं हम फिर कल सुबह 7 बजे इतिहास की प्रैक्टिस सेट के साथ, और फिर सुबह 10 बजे भूगोल की प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। एक और बात, पढ़ाई जरूर करते रहें। धन्यवाद।